हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैलकुलेट की थी। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता तो उसका मान कितना आया था? उसकी वैल्यू आई थी अपने पास D/U, राइट। अब देखिए, इसमें टोटल दो स्थितियाँ है। कौन कौन सी स्थितियाँ है? यदि प्रतिबिंब न्यूनतम स्पर्श दूरी पर बने, और सेकंड है यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो पहली कंडीशंस है स्थिति, ठीक है। तो पहली स्थिति है जब प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी स्मॉल d पर प्राप्त हो, तो ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा? तो आप जो आपका प्रतिबिंब होगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? नेत्रिका नेत्र, ठीक है। तो दूरी होगी उसकी v इक्वल टू d पर, ठीक है। लेकिन चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने से ठीक है। तो v इक्वल टू कितना आएगा अपने पास? -d, राइट। क्योंकि हमने देखा था कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस के उसी ओर स्थित है जहाँ पर बिंब स्थित है, राइट। जिस तरह से देखिए, इस चित्र में हमने बिंब कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर बिंब रखा हुआ है उसके उसी ओर स्थित है, ठीक है। तो चूँकि वक्रता केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जो बिंब की स्थिति होगी वो कितनी लेंगे अपन? -u लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में स्थित है। क्योंकि प्रकाशिक केंद्र को क्या मानते हैं? 0 0 मूल बिंदु पर, राइट, ठीक है। इसी प्रकार मैंने बताया कि जो आपका प्रतिबिंब है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, जहाँ पर बिंब है उसके लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, राइट। इस कारण बिंब और प्रतिबिंब दोनों की दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक लेंगे, राइट। तो दोनों की दूरियां क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, राइट। तो देखिए, v इक्वल टू -d तथा u इक्वल टू भी -u, राइट। चूँकि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस यूज हो रहा है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की समीकरण से, ठीक है, लेंस की समीकरण से, राइट। लेंस की समीकरण क्या होती है? 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। तो ये दोनों मान इसमें रखने पर, लेंस की समीकरण में रखने पर, राइट। लेंस की समीकरण क्यों यूज की है? क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग हो रहा है, और लेंस है तो लेंस की समीकरण यूज करने पर, तो वैल्यू रखने पर v बराबर -d रखने पर और u बराबर -u रखने पर, तो दोनों का मान रखने पर v बराबर -d तथा u बराबर -u रखने पर, ठीक है। तो दोनों वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा? 1/-d माइनस 1/-u, राइट। तो 1/f, तो कितना आएगा वैल्यू? 1/-d माइनस प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। तो देखिए, अब इस समीकरण में हमें आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए D/u प्राप्त करना है। तो D/u प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ से 1/u की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/u की वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी? 1/d प्लस 1/f, राइट। तो 1/u तो हमें प्राप्त हो गया है, लेकिन इसमें d भी चाहिए अपन को, D/u। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ d से गुणा करने पर
क्या आ जाएगा, डी अपॉन यू इक्वल टू डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन एफ, राइट। अब ये डी से डी कितना हो गया, 1 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डी अपॉन डी 1 आएगा, राइट। तो डी अपॉन यू इक्वल टू कितना जाएगा अपने पास, डी अपॉन यू इक्वल टू आएगा 1 डी बाई डी 1, और यहाँ पर आएगा डी बाई एफ, राइट। तो देखिए यहाँ से हमें डी अपॉन यू की वैल्यू प्राप्त हो गई है, जो कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, ठीक है। चूँकि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है, m इक्वल टू डी अपॉन यू है, ठीक है। तो डी अपॉन यू की जगह क्या रखेंगे अपन, वैल्यू रखेंगे m, कैपिटल M। तो इसलिए आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है, d बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन डी अपॉन एफ हो जाए, राइट। ये इसकी स्थिति है जब प्रतिबिंब किस पर बनता हो, न्यूनतम स्पष्ट दूरी d पर बनता हो, राइट, ठीक है। तो ये तो एक स्थिति थी जिसका आवर्धन क्षमता हमने कैलकुलेट की थी, और वो आवर्धन क्षमता जो d अपॉन यू थी वो सरल सूक्ष्मदर्शी की थी। ये स्थिति की है, ये कौन सी आवर्धन क्षमता है, ये उस स्थिति की आवर्धन क्षमता है जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो, डी अपॉन न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनता हो, ठीक है। एक दूसरी स्थिति और लेते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, उस स्थिति के लिए भी हम आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरी स्थिति क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब प्रतिबिंब अनंत इन्फिनिट पर बनता हो तो, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो देखिए जो प्रतिबिंब है तो उसके लिए क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इसलिए लिया है चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब है उसी ओर बन रहा है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में। और u इक्वल टू क्या लेंगे, माइनस का u ही लेंगे, राइट, ठीक है। तो लेंस की समीकरण से तो लेंस की समीकरण क्या कहती है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, राइट। तो ये वैल्यू दोबारा रखने पर, ये वैल्यू इन v की जगह क्या रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, और u की जगह क्या रखेंगे, माइनस u रखेंगे। तो वैल्यू रखने पर तो कितना आएगा, 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी v की जगह, और माइनस 1 अपॉन माइनस u, ठीक है। कितना आएगा, 1 अपॉन एफ। तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, राइट, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। कितना आएगा, वैल्यू 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। 1 अपॉन यू इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन एफ, राइट। तो कितना आएगा अपने पास फाइनली, 1 अपॉन यू बराबर कितना आएगा, 1 अपॉन एफ। तो यहाँ से हम इसको वज्र गुणा करने पर क्या आएगा, u बराबर एफ ही आएगा अपने पास, ठीक है, u बराबर एफ। अतः सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होगा, m बराबर d अपॉन यू। अब यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है, f है, तो d अपॉन एफ। तो ये उस स्थिति में की आवर्धन क्षमता है जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो, अनंत पर बनता हो, राइट। यह उस स्थिति की आवर्धन क्षमता है जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो, अनंत पर बनता हो, राइट। सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है d अपॉन यू, राइट। और पहली जो पिछली स्थिति ली थी हमने, जब प्रतिबिंब किस पर बनता हो, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर, तो उसके लिए जो आवर्धन क्षमता आएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ। और दूसरी स्थिति कौन सी ली थी, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता कितनी होगी, m बराबर d बाई एफ, ठीक है ना। तो ये दोनों स्थितियों के लिए आवर्धन क्षमता हमने कैलकुलेट कर ली है, राइट। अगला टॉपिक आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अब देखिए संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड, ठीक है, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन के लिए हम यहाँ पर कम से कम 2 लेंस का प्रयोग करेंगे। कितने लेंसों का प्रयोग करेंगे, 2 लेंस, ठीक है। तो 2 लेंस कौन कौन से होने चाहिए, एक लेंस जो कि वस्तु की ओर होता है, एक लेंस वस्तु की ओर होता है, ठीक
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब एल नोट, एल नोट, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इस लेंस की फोकस दूरी क्या लेते हैं, एफ नोट, एफ नोट, राइट, क्योंकि ओ नोट ओ है तो एफ नोट आएगा, राइट, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा लेंस लेंगे जो कि किसकी ओर होगा, आँख की ओर होगा, आँख की ओर होगा तो उसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस, राइट। तो अभी जो कि आँख की ओर होता है, किसकी ओर होता है, आँख की ओर, तो उस लेंस को अभिनेत्र लेंस बोलेंगे, अभिनेत्र लेंस। और अभिनेत्र लेंस है तो उसको बोलेंगे आई पीस, आई पीस लेंस, लेंस, ठीक है। इस कारण क्या नाम देंगे, एल ई, और उसकी फोकस दूरी कितनी लेंगे, एफ ई, राइट। तो इस तरह से उसमें दो लेंस लेंगे। अब दो लेंस लेंगे तो दो लेंसों के कारण क्या होगी, उसकी आवेदन क्षमता का मान भी बढ़ेगा। तो आवेदन क्षमता का मान कितना होगा इसमें, एम ग्रेटर देन 10, यानी 10 से ज़्यादा होगा उसका आवेदन क्षमता का मान, ठीक है। तो हम आवेदन क्षमता का मान कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि आवेदन क्षमता किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, इसमें दो लेंस होते हैं, तो दो लेंसों को एक दंड चक्रीय प्रक्रम द्वारा, दंड चक्रीय प्रक्रम द्वारा, दंड चक्रीय प्रक्रम द्वारा लेंसों को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, ठीक है। तो उस प्रक्रम, दंड चक्रीय प्रक्रम द्वारा लेंसों को आगे पीछे किया जा सकता है ताकि वस्तु की जो प्रतिबिंब है वो फोकसित कर सके, एक निश्चित बिंदु पर फोकस कर सके, इसलिए दंड प्रक्रम द्वारा उनको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, राइट। तो इसके लिए आवेदन क्षमता की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आवेदन क्षमता का जो मान आता है वो उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, आवेदन क्षमता m, राइट। फॉर्मूला वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है वस्तु या बिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण है, ठीक है। तो प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण क्या लेते हैं, बीटा, राइट। और वस्तु या बिंब द्वारा बना कोण क्या लेते हैं, अल्फा, राइट। तो इस तरह से ये समीकरण क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो हमें इसके लिए बीटा और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा और उनको डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें आवेदन क्षमता का मान प्राप्त होगा, राइट। तो यहाँ पर जो आवेदन क्षमता है वो किसके कारण है, प्रतिबिंब द्वारा है, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण है, और नीचे है वस्तु द्वारा, राइट। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं जिसमें दोनों लेंसों को दर्शाएंगे, तो उसे थोड़ा ध्यान से समझना, राइट। तो देखिए, तो सबसे पहले जो लेंस है वो बनाते हैं अभिदृश्यक लेंस, जो कि किसकी ओर स्थित है, वस्तु की ओर स्थित है। ये लेंस है एल नोट, राइट। कौन सा लेंस है, एल नोट, एल नोट का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस है, राइट। और दूसरा लेंस लेते हैं वो बड़ा होता है इससे, इसके कंपैरिजन में कौन सा लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस, ठीक है, जो कि आँख की ओर होता है, राइट। तो वो लेंस क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा। ये कौन सा लेंस हो गया अपने पास, एल ई, यानी आई पीस लेंस, राइट। ये कौन सा लेंस हो गया, अभिदृश्यक लेंस है ये, जो कि वस्तु की ओर होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस है ये,
ठीक है। और ये कौन सा हो गया, नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस है ये, ठीक है, जिसको बोलते हैं आई पीस, आई पीस लेंस, राइट। तो देखिए, तो ये पहला लेंस है, इस कारण इसका जो प्रकाशीय केंद्र है वो C1 होगा, और ये लेंस कौन सा होगा, दूसरा लेंस होगा, ठीक है। ये कौन सा लेंस होगा, C2, इसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, C2 है, ठीक है। चूँकि अभिदर्शक लेंस है तो इसके पास ही वस्तु होगी, ठीक है। मैंने बताया था वस्तु की ओर जो लेंस होता है उसको अभिदर्शक लेंस बोलते हैं। माना सर्वप्रथम जो है कि वस्तु के यहाँ पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पर होगी F0, ठीक है ना, F0 है, और दूसरी तरफ कौन सी होगी, F0 डैश, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे आगे। देखिए, मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, इसका नाम A भी दे दिया, वस्तु बिंब है ये, ठीक है। हाँ, चूँकि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो वह लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात लेंस के दूसरी ओर स्थित फोकस से होकर गुजरती है। तो लेंस के दूसरी ओर स्थित फोकस से होकर गुजरती है इस तरह से, ठीक है। तो ये लेंस के दूसरी ओर स्थित फोकस है, F0 डैश है, ठीक है, F0 डैश दिया है इसका नाम, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए F0 डैश दिया है। डैश इसलिए दिया है क्योंकि लेंस के दूसरी ओर दूसरा फोकस है, और ये लेंस के उस ओर स्थित है जहाँ पर वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रकाश किरणें हमें मान लेते हैं इसके प्रकाशीय केंद्र C से होकर जा रही है, ठीक है। तो इसके प्रकाशीय केंद्र C से होकर जाती है, तो इस तरह से ये प्रकाशीय केंद्र इस तरह से यहाँ पर मिलती है। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमें कहाँ पे प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा, राइट, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब होगा ये अपने पास A डैश और ये B डैश होगा, राइट, ये B डैश होगा, राइट, इस तरह से। अब देखिए, अब ये जो प्रतिबिंब होगा A डैश B डैश होगा वो नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। इस लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए, एली लेंस के लिए जो प्रतिबिंब होगा, पिछले लेंस का जो प्रतिबिंब होगा वो एली लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, राइट, ठीक है ना। तो जो लेंस है अपने पास कौन सा, एली लेंस यानी आई पीस लेंस है, नेत्रिका लेंस है, उसके लिए A डैश B डैश किसकी तरह काम करेगा, बिंब की तरह काम करेगा, वस्तु की तरह काम करेगा। अब देखिए, बिंब की तरफ काम करेगा तो अब देखो यहाँ से कोई प्रकाश किरणें यहाँ से होकर जाती है, ठीक है, यहाँ से होकर जाएगी तो क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो वह इस लेंस के फोकस से होकर गुजरती है। तो इस लेंस के भी दो फोकस होंगे, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, एक राइट हैंड साइड में होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फोकस होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर होगा, F ई होगा, ठीक है। और इस ओर होगा जो क्या होगा, इस ओर होगा जो मान लेते हैं अपन F डैश होगा, ठीक है। तो देखिए इसके मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो मुख्य अक्ष से समांतर होगी तो वो कहाँ से होकर जाएगी, इसके फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, इस तरह से इसके फोकस से होकर जाएगी, राइट। तो ये अब देखिए इसके प्रकाशीय केंद्र से, इसके प्रकाशीय केंद्र से दूसरी प्रकाश किरणें यहाँ होकर जाती है यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अब देखिए इनको हम देखते हैं कि पीछे की ओर, इनको आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहीं पर भी मिलती हुई मिलती नहीं है। तो क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। पीछे की ओर बढ़ाने पर हम देखते हैं कि ये कहीं जहाँ पर कटती है वहाँ पर इस लेंस, एली लेंस का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वो किस तरह से प्राप्त होगा वो देखिए, ठीक है। तो देखिए इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो देखिए इस तरह से इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये देखिए इस तरह से इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये आपका इस तरह से, देखिए ये बिंदु आपका यहाँ पे कट रहा है, अब यहाँ पे प्राप्त हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरह से, ये आपका ये B डबल डैश होगा और ये क्या होगा, A डबल डैश। डबल डैश क्यों दिया है, क्योंकि दूसरे लेंस के कारण है, दूसरे लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनेगा, B डबल डैश A, ठीक है ना, A डबल डैश, राइट, दूसरे लेंस के कारण है, इस कारण डबल डैश लिया है, राइट।
अब देखिए, अब यहाँ पर नेत्र से देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो नेत्र का लेंस होता है वो किसके पास होता है, आँख के पास होता है। ठीक है, तो अब आँख से देखने पर क्या होगा, इस तरह से ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे हम आँख बना लेते हैं इस, ठीक है, ये आँख है। तो आँख की ओर जो लेंस होता है उसको नेत्र का लेंस बोलते हैं, राइट। अब देखिए, इनको भी पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये भी यहीं पे मिलेंगे इस तरह से, राइट, इस तरह से, राइट। तो ये आपका फाइनल इमेज हो गया। अब इनके डिस्टेंस दूरी याद कर लेते हैं। माना वस्तु है वो न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर रखी हुई है, न्यूनतम स्पष्ट दूरी डी पर रखी हुई है, ठीक है, और अंतिम प्रतिबिंब भी स्पष्ट दूरी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब भी कहाँ पर बने, स्पष्ट दूरी पर बने। तो अंतिम इस दूरी पर बने तो ये क्या होगा, वी ई क्यों, तो चूँकि जो कि आई पीस लेंस है, आई पीस लेंस का प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब के लिए वी दूरी लेते हैं अपन, आई पीस लेंस की दूरी है, तो वो भी किस पे बने, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, राइट, ठीक है। और हमेशा प्रकाशीय केंद्र से इसकी डिस्टेंस लेते हैं, राइट। अब देखिए, जो आँख से बना कोण होता है वो क्या होता है, अल्फा होता है, आँख से बना कोण, ठीक है। और जो प्रतिबिंब पर बना जो कोण होता है वो कौन सा होता है, कोण बीटा होता है, राइट। ये कोण कौन सा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, राइट। क्योंकि आँख से बना जो कोण होता है वो अल्फा लेते हैं, वस्तु के कारण आँख पर बना कोण अल्फा लेते हैं, और प्रतिबिंब के कारण जो बना कोण क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं, राइट। अब देखिए, ये जो दूरी होगी वो दूरी क्या होगी, यू नोट होगी, यू नोट, ठीक है। यू नोट क्यों होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है ये, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, हमें वी नोट इक्वल टू कहाँ पर मिला, यहाँ पर, यहाँ तक डिस्टेंस होगी, राइट। अब देखिए, इस लेंस की जो दूरी होगी, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब का काम कौन करेगा, बिंब का काम। एल ई लेंस के लिए बिंब का काम कौन करता है, ए डैश बी डैश। तो इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, यू ई होगी, यू ई की डिस्टेंस ही होगी, राइट। और वी ई की डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है कि वस्तु और बिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर प्राप्त हो, राइट। तो अब देख लेते हैं इसका जो आवेदन क्षमता है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, तो उपरोक्त चित्र से ही लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए डैश बी डैश सी टू, राइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं tan बीटा, ये बीटा, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ए डैश बी डैश सी टू, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज से हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज, चित्र से त्रिभुज ए डैश बी डैश सी टू, राइट। तो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से, tan बीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या होगा, ये होगा ए डैश बी डैश, और आधार क्या होगा, ए डैश सी टू, ठीक है, ए डैश सी। अब इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या लेंगे हम, वो देखते हैं अभी, ठीक है। तो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी, कितना हो जाएगा, tan बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी टू, ठीक है। अब देखो, चित्र से हम देखते हैं कि ए डैश सी टू की वैल्यू कितनी आ रही है, यू ई आ रही है, यू ई, ठीक है। ए डैश सी टू की वैल्यू कितनी आ रही है, यू ई आ रही है, ठीक है ना, यू ई, ये डिस्टेंस कितनी है, यू ई है। तो वैल्यू रखने पर इसमें वैल्यू रखने पर tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, ठीक है ना। ये कितनी हो जाएगी, समीकरण 1 हो जाएगी। ये अपने पास समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 कौन सी थी, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा थी, ठीक है, समीकरण 1 वो थी। अब देखिए, इसके बाद हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं, चित्र से tan अल्फा निकालते हैं। अब देखिए, इसी से ही बीटा निकालना है हमें। तो यदि बनने वाला कोण अल्प हो तो अर्थात कितना हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लगभग बीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसलिए बीटा इक्वल टू
ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। ठीक है, समीकरण 3। अब इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज से लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी वन से, चित्र से ए बी सी वन से। तो ए बी सी वन से निकालेंगे तो देखिए किस तरह से, ए बी सी वन से। ठीक है, तो यहाँ से हमें tan अल्फ़ा निकालना है। तो tan अल्फ़ा कितना होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, तो और आधार की वैल्यू कितनी होगी, ए सी वन। इसकी वैल्यू कितनी ली है हमने, कैपिटल डी, राइट। तो वैल्यू रखेंगे, tan अल्फ़ा निकालेंगे इसमें। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, tan अल्फ़ा की वैल्यू आएगी लंब बटे आधार यानी ए सी टू। ठीक है, चूँकि चित्र से ए सी टू बराबर कितना आएगा, डी रखने पर कितना होगा, tan अल्फ़ा के बराबर आएगा ए बी अपॉन डी आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर यदि बनने वाला कोण अल्फ़ा हो, यदि बनने वाला कोण अल्फ़ा हो तो कितना होगा, tan अल्फ़ा लगभग कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा, ए बी अपॉन डी हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो जाएगी। अब देखिए हमने वैल्यू निकाल ली है अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यू, राइट। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। उसे समीकरण 1 में रखने पर, अल्फ़ा व बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा, इसलिए आवर्धन क्षमता कितनी होगी, m बराबर हो जाएगा बीटा बाई अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू कितनी थी अपने पास, बीटा की वैल्यू थी समीकरण इससे 3 से, तो वैल्यू थी ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और इसकी वैल्यू कितनी थी, ए बी अपॉन डी। तो इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी गुणा कितना हो जाएगा, डी अपॉन यू ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, समीकरण 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू अपने पास हो गई, वैल्यू m की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू निकालनी है अपन को ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमें दोनों जो त्रिभुज लिए थे हमने उनको समरूप मानेंगे, मतलब अपने जो त्रिभुज लिए थे वो त्रिभुज कौन कौन से, उनको समरूप लेने पर। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी वन तथा त्रिभुज ए बी सी वन समरूप का मतलब अर्थात देखिए जो चित्र लिया था हमने, कौन सा लिया था यहाँ पर, ए बी सी वन, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए डैश बी डैश सी वन। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो तो हमें इनका जो रेशो है निकालना है, ए डैश बी डैश, ठीक है ना, अपॉन ए बी निकालना है, राइट। तो इसी प्रकार इनका जो आधार होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा ए डैश सी वन और इधर को हो जाएगा ए सी वन, राइट। और चिन्ह परिपाटी का भी यूज करने पर तो देखो समरूप हो तो क्या होगा, कितना हो जाएगा यहाँ से, समीकरण 5 से देखने पर, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, वो एज इट इज सेम पुट करेंगे जैसा कि समीकरण 5 में है। तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए डैश सी वन और इधर का आएगा ए सी वन, राइट। देखिए यानी ये हाइट अपॉन ये हाइट, ठीक है, और इनका जो बेस है ए सी वन और ए सी, इधर ए डैश सी वन और इधर को लेंगे ए सी वन। तो देखिए ए सी वन की वैल्यू कितनी है, चिन्ह परिपाटी सहित वैल्यू रखने पर, तो किसके ए सी वन की वैल्यू, ए डैश सी वन की वैल्यू कितनी है, प्लस का यू वी नोट है, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का डी है, राइट। माइनस का यू नोट रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए वैल्यू रखने पर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू चिन्ह परिपाटी से कितना हो जाएगा, ए डैश सी वन बराबर हो जाएगा प्लस का वी नोट,
और इधर को हो जाएगा आपके पास AC1 बराबर हो जाएगा माइनस का U0। तो ये दोनों वैल्यू रखने पर ठीक है। तो फाइनली कितना आया अपने पास, A डैश B डैश अपॉन AB बराबर आएगा माइनस वैल्यू आई थी V0 अपॉन माइनस का U0। ठीक है, तो इसको दोबारा से रिमोडिफाई करेंगे, AB अपॉन कितना होगा माइनस का V0 अपॉन U0। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू आई थी समीकरण, ये कौन सी है, समीकरण 6 रख लो इसको। तो समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर कितना आएगा, तो m बराबर आ जाएगा माइनस का V0 अपॉन U0, ये तो वैल्यू आई, और यहाँ पर आएगा गुणा d बाई UE। ठीक है, अब ये वैल्यू अपने पास संयुक्त सूक्ष्म दर्शी की आवेदन क्षमता है, ये इसको समीकरण 7 दे देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात भी दो स्थितियाँ हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता है। इसके पश्चात दो स्थितियां हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगला जो वीडियो के पश्चात आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।